मैं आशीष पांडे यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से हो रहे प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और मैं आज आपके लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ हिंदी विषय में। और आइए उस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व कर लें, जिससे कि हमारी अच्छी से अच्छी तैयारी हो पाए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। साथियों, आपके सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। ठीक है, हिंदी में कितनी वर्ण लिपियां हैं इस चीज़ को आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं हिंदी में कुल 52 वर्ण लिपियां हैं। ठीक है, वर्ण और वर्ण लिपियां मतलब जो ध्वनि के संकेत चिन्ह हैं उन्हीं को वर्ण लिपियां कहते हैं। ठीक है, 52 वर्ण लिपियां हैं, जिसमें से कि स्वर कितने हैं? स्वर वर्ण 11 है। व्यंजन वर्ण 33 है। ठीक है, संयुक्त वर्ण 4 है। अयोगवाह 2 है। और 2 द्विगुण। ठीक है, तो द्विगुण 2 है। इन टोटल कर लेंगे सबको, तो 11 33 हो जाएंगे आपके 44 44 4 8 हो जाएंगे 48 48 2 40 50 हो जाएगा 50। टोटल आपका हो जाएगा 52 वर्ण। ठीक है, तो आपके सामने स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन वर्ण होते हैं 33। संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त वर्ण कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 4। अयोगवाह 2 और द्विगुण 2, तो टोटल हो जाएंगे 52 वर्ण। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्णमाला। ठीक, तो आगे चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विकल्प चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प। ठीक है, जिसमें उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। ठीक है, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। ठीक है, तो उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है, इस विकल्प का आपको चयन करना है। तो साथियों, आप देखेंगे विकल्प दूसरा सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। जहाँ पे थोड़ा सा रुका जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। साथ ही आप देखेंगे अंत में पूर्ण विराम का भी प्रयोग, कथन के पूरे होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग, अच्छा, विराम चिन्हों का क्यों प्रयोग किया जाता है? मैंने विगत कक्षा में भी बताया था इस चीज़ को, कि भाषा को और भाव या विचार को बहुत अच्छी ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। तो आप देखिए, आपके इस प्रश्न में 2 विराम चिन्ह, एक तो कॉमा और दूसरा पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। अल्प विराम का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि थोड़ा सा रुकना पड़ा है, और पूर्ण विराम कथन को पूर्ण होने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विकल्प आपका सी सही होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए। देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, मीठा, मधुर, चतुर, चातुर्य। इन 4 शब्दों में से आपको मीठा, मधुर, चतुर और चातुर्य में से आपको क्या पहचानना है? संज्ञा पहचाननी है। ठीक है, तो आपका विकल्प डी जो है वह संज्ञा है। ठीक है, साथ ही मीठा जो शब्द है इसमें अगर आस प्रत्यय लगा देंगे तो मिठास। ठीक है, ये सभी रूप क्या है? विशेषण के रूप हैं, मीठा और मधुर और चतुर। तो इसमें मीठा में मिठास और मधुर में ही लगा देंगे
तो चतुर में ई लगा देंगे, चतुराई आई लगा देंगे, चतुराई बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प है वो विकल्प डी है, जो चातुर है, जिसको कि हम लोग संज्ञा कह सकते हैं। आगे चलेंगे। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख निम्न में से किस विद्वान ने किया था? इनमें से किस एक विद्वान ने संयुक्त सर्वनाम नाम की एक पृथक श्रेणी का चलन दिया, जिस नाम दिया उसका नाम क्या है? आप देखिए, डॉक्टर दीमसित्स जो एक वैयाकरणिक हैं, उन्होंने क्या किया कि संयुक्त सर्वनाम सर्वनाम के लिए दिया, एक पृथक श्रेणी जो है उसके लिए डॉक्टर दीमसित्स ने नाम दिया है इसको। ठीक है, भोलानाथ तिवारी क्या है, वैयाकरण हैं। हरदेव बाहरी भी व्याकरणाचार्य हैं। जॉर्ज रिचर्डसन ने पहली पुस्तक अपनी इनकी भी व्याकरण की मिलती है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, व्याकरण के आचार्य हैं एक तरह से। आगे चलेंगे। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। इस वाक्य में कितने विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, आपको यह बताना है। इस वाक्य में कितने विशेषण प्रयुक्त हुए हैं यह बताना है। आप देखिए, तो आपको 1, 2 और 3 विशेषण आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो विकल्प में देखिए 3 डी विकल्प में दिया है, तो आपका जो विकल्प सही होगा वह डी विकल्प होगा। और अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, ये 3 विशेषण हैं। ठीक है, जो विशेष, ये सभी क्या है, ये विशेषण। ठीक है, जो विशेष 2 शब्द हैं, कला और सौंदर्य, इन 2 शब्दों के लिए आए हैं। ठीक है, तो हम लोग यह बता दूं मैं आपको कि विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष किसे कहते हैं, विशेषण जिनकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहा जाता है। ठीक है, अर्थात संज्ञा सर्वनाम ही विशेष कहलाएंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? तो सीधी सीधी बात है कि उसे क्रिया विशेषण कहते हैं? नहीं। सर्वनाम कहते हैं? नहीं। क्रिया कहते हैं। और अपूर्ण क्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रिया कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण क्रिया भी नहीं कहते। तो इस दृष्टि से देखिए, तो आपका जो विकल्प सी है वह क्या होगा, आपका सही आंसर है, क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। ठीक है, क्रिया के भेद मुख्य रूप से कितने हैं? 2 हैं। एक है अकर्मक क्रिया और एक है सकर्मक क्रिया। ये 2 प्रमुख भेद हैं क्रिया के। क्रिया इसे कहते हैं काम का करना या होना जहां पाया जाए जिस शब्द के द्वारा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे साथियों 7वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द अव्यय नहीं है उसके बारे में। तो देखिए, आपके सामने 4 शब्द दिए हैं, जूता, आज, भीतर और यहाँ। इन चारों में से जो शब्द अव्यय नहीं है वह शब्द है जूता। ठीक है, जूता शब्द अव्यय नहीं है। अव्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, पुरुष और क्रिया
काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं जिनके रूप, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। सॉरी, आपको मैंने एक चीज थोड़ा सा बता दूं एक फिर से। देखिए सर, शब्दों की दो प्रकृति है विकार के आधार पर, ठीक है। एक होता है विकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, विकारी शब्द कहलाते हैं कौन से शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। अविकारी क्या है, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के कारण परिवर्तित नहीं होते, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, अव्यय के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। तो आपका जो प्रश्न का विकल्प होगा अव्यय नहीं है, उसमें से यह होगा। साथ ही साथियों, आज, भीतर, यहाँ, ये सभी शब्द क्या हैं, विकारी शब्द हैं। ठीक है, अविकारी शब्द हैं, माफ कीजिएगा। ये सभी शब्द क्या हैं, अविकारी शब्द हैं। जूता एक शब्द है जो कि आपका अविकारी शब्द है, क्योंकि इसका बहुवचन में देखिए तो जूते भी हो सकता है, और इसका हम लोग अगर क्या है कि इसका स्त्रीलिंग में बदलना चाहें तो जूतियां, है ना, जूती भी कर सकते हैं, जूता का जूती भी हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो यह क्या है, विकारी शब्द है। जूता क्या है, विकारी शब्द है। ये सभी शब्द विकारी नहीं है। ठीक, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से इकारांत शब्द, इकारांत संज्ञा का शब्द नहीं है। ऐसा शब्द जिसमें इकारांत नहीं है। देखिए, नदी के अंत में नदी, टोपी, उदासी, इनमें देखिए सभी में ई अंत में दिया है, इसीलिए इस ई के कारण इनको क्या कहा गया है, इकारांत। ठीक है, इकारांत संज्ञा कहा गया है। जबकि पहिया शब्द में, पहिया शब्द में देखिए अंत आ से हो रहा है। ठीक है, तो यह क्या है, आकारांत का शब्द है। क्या है, आकारांत का शब्द है। तो जो पहिया है यह आकारांत का शब्द है, इसी में स्त्रीलिंग इकारांत का प्रयोग नहीं हुआ है, शेष सभी में स्त्रीलिंग इकारांत का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आगे चलेंगे साथियों। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है। देखिए आपके सामने 4 विकल्प हैं। तलवार एक वचन में है,
चूहा एक वचन में है, थैला एक वचन में है, मेहमान, ठीक है। बहुवचन रूप तलवारें, चूहे, थैले दिया हुआ है, सही है। मेहमान, मेहमानों, ठीक है। मेहमान का जो मेहमानों रूप है यह बहुवचन में नहीं है, ठीक है। तो यह आपका विकल्प डी जो है वह वचन के आधार पर असंगत युग्म वाला है, ठीक है। तो विकल्प आपका डी सही होगा, शेष विकल्प आपके सही हैं, ठीक है। 9 का डी, ठीक। तो आगे चलेंगे। सत्संग में जानने के बाद मन को शांति मिली है। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इस वाक्य में दिए गए काल को पहचानना है। कौन सा काल है, ठीक है। शांति मिली है, ठीक, मतलब मन को आराम हुआ है, शांत हुआ है मन। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको टिक करके बता दिया कि मिली एक क्रिया, सहायक क्रिया के साथ में। तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प है। देखिए सामान्य भूतकाल का जो वाक्य होगा, सामान्य भूतकाल में वह गया, ठीक है। और सामान्य भूतकाल हो जाएगा, और वह जा रहा था, यह सामान्य भूतकाल है। यह वह जा रहा था, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। वह अभी आया है, ठीक है। यह सब कैसा है, आसन्न भूतकाल का है, ठीक है, आसन्न भूतकाल। साथ ही पूर्ण भूतकाल, वह तो गया था, यह है पूर्ण भूतकाल, ठीक। यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण। साथ ही साथियों एक है संदेह या संदिग्ध, ठीक है। वह बाजार गया होगा, ठीक है। वह बाजार गया होगा, संदिग्ध भूतकाल, ठीक। वह पढ़ता तो वह पढ़ता, इसमें से एक है आपको हेतु हेतु मद, ठीक है। कार्य कारण का संबंध रहे, हेतु हेतु, फिर से लिख देता हूं मैं, हेतु हेतु मद भूतकाल, ये छठा आपका और अंतिम भेद है भूतकाल का। इसमें जैसे अच्छी बारिश होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है। तो इस प्रकार से उदाहरण बनते हैं। शीलता पड़ती तो सफल होती, ठीक है। तो ये उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। ये मुख्य रूप से भूतकाल, सामान्य भूतकाल से संबंधित है। तो आपका विकल्प जो होगा वह 10वें प्रश्न का विकल्प बी सही होगा, ठीक है। आगे चलेंगे। मुझसे अब नहीं चला जाएगा। देखिए आपके सामने एक वाक्य है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, ठीक है। वाच्य पूछा गया है, कौन सा वाच्य है। तो इस वाक्य को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। मुझसे अब नहीं चला जाएगा में कौन सा भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है, इसको आपको बताना है।
साथियों इसमें देखिए आप तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें चलना क्रिया का चला रूप भाववाचक रूप है, और इसमें भाववाच्य की क्रिया, क्योंकि चला के अनुसार लगा है क्रिया तो भाववाच्य की क्रिया है। तो वाक्य जो है यह आपका 11वें प्रश्न में विकल्प बी सही है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार दी गई जो वाच्य होगा कर्म के अनुसार क्रिया होगी, जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता। जब कभी भी भाव के अनुसार, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता कर्म की प्रधानता न हो बल्कि भाव की प्रधानता हो, भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ हो, वहां पर भाववाच्य होगा। ठीक है, तो क्रिया का यहाँ पर देखिए प्रयोग जो है चला की वजह से जाएगा लगा हुआ है, जो कि भाववाच्य की ओर संकेत करता है, जो विकल्प आपका बी सही है। ठीक है, आगे चलेंगे। वाच्य में क्या होता है कि कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त की गई है वाक्य में, यह देखना होता है। तो जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया लगाई जाती है वहां पर कर्तृवाच्य होता है, जहां कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है वहां पर कर्मवाच्य होता है। और जब कर्ता और क्रिया दोनों के अनुसार क्रिया का, कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार क्रिया का प्रयोग न किया गया हो, बल्कि भाव या क्रिया के भाववाचक रूप के अनुसार भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया हो, तो वहां पर भाववाच्य होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। देखिए कुछ कारक चिन्ह और कारक से संबंधित आपके सामने तथ्य दिए हैं, इनमें से आपको सही का चयन करना है। ठीक है, तो कर्म का कारक को है, करण का कारक से है, अधिकरण का कारक गलत है, और अपादान का कारक से है। ठीक है, तो आपके असंगत युग्म का चयन करना है, वो असंगत युग्म सी है, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, साथ ही कारक और कारकीय चिन्ह कुछ नीचे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, सभी लोग जानते हैं ने। कर्म कारक कर्म कारक को करण कारक से संप्रदान कारक संप्रदान कारक पे क्या होगा, के लिए को अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, और साथ ही संबंध कारक संबंध कारक का जो चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री इत्यादि होते हैं। ठीक है, इसमें है इसके बाद अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में पर। ठीक, साथ ही संबोधन में क्या होता है, हिंदी में कितने कारक हैं, 8। ठीक, संबोधन में हे, अरे, अहो हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लीजिएगा आप लोग। तो कर्ता और कारक के मैंने चिन्ह नोट कर दिए। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है क्या, कौन सा शब्द तत्सम है आपको बताना है। तो आंसू, आंख, आशीष, अक्षर। देखिए अक्षर जो शब्द है वह शब्द तत्सम का है। ठीक है,
ये तत्सम शब्द है। ये तत्सम शब्द है। साथ ही आंसू का अश्रु होगा। आंख अक्षी और आशीष। आशीष शब्द का आशीष। ठीक है, तो इधर तद्भव है और इधर तत्सम। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा साथियों आप इस चीज को। ठीक, आगे चलेंगे। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में परसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? कौन सा ऐसा विकल्प है जिनमें विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो अपयश देख लीजिए आप। अपयश और अनुशासन में अप का उपसर्ग है, ठीक, और अनु भी उपसर्ग है, ठीक, लेकिन इसमें ये दोनों क्या है? उपसर्ग है। साथ ही परित्यक्ता और अनुवादित, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ला लवाब, ला जवाब होना चाहिए था, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ मिसप्रिंट है। ला उपसर्ग है और ला लापरवाह में भी दोनों क्या है? उपसर्ग है। जबकि पत्रकार कार और वाहवाही वाही में कार प्रत्यय है, जबकि परित्यक्ता परित्यक्त धन आ। अब देखिए परित्यक्ता में ये बनेगा और अनु धन नाद धन इत, ये प्रत्यय है। तो साथियों ये उपसर्ग हो गया आपका, प्रारंभ में प्रयुक्त किया गया है। ये दोनों क्या हो गए? प्रत्यय हो गए, मूल शब्द। और ये जो दोनों हैं इनको हम लोग कहते हैं मूल शब्द। ठीक है, तो मूल शब्द के जो प्रारंभ में लगते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है, मूल शब्द के जो पीछे लगते हैं उनको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो आपका विकल्प जो होगा वी विकल्प होगा परित्यक्ता, परित्यक्ता में हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसको आप लोग देख लीजिएगा। बंगाली शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर प्रत्यय देखना है, कौन सा प्रत्यय है इसका आपको ध्यान देना है। तो बंगाल देख लीजिए, बंगाल क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द के पीछे ई प्रत्यय लगा जो कि बंगाली शब्द बना। ठीक है, तो आपके विकल्प में अगर बंगाली ई लगने से बना है, ई प्रत्यय लगने से, तो विकल्प आपका ए सही होगा। ली आली अली सभी विकल्प असंगत हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए, उत्साह बना रहना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन करना है। उत्साह, ठीक है, उत्साह एक शब्द है, इसका आपको विलोम बताना है। वित्साह नहीं होगा, हतोत्साह नहीं होगा, हतोत्साह होता है, हतोत्साह नहीं होगा, गलत लिखा भी है हतोत्साह, और प्रोत्साह भी नहीं होगा। तो निर उपसर्ग के योग से निरुत्साह जो हो सकता है वो आपका विकल्प सही होगा, निरुत्साह, उत्साह निरुत्साह। ठीक है, बना रहना चाहिए, तो विकल्प आपका बी सही होगा। आगे चलेंगे, विकल्प बी आपका सही होगा। अमृत एक शब्द है, अमृत शब्द है, और अमृत में आपको बताना है
कि विलोम है। कौन सा विलोम है? अमृत का विलोम क्या होता है? अमृत, पीयूष माने अमृत होता है, मधुर माने भी अमृत होता है। अमृत का विष हो जाएगा अर्क सूर्य की पर्यायवाची है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये विकल्प नहीं होंगे। आपका उचित विकल्प जो है वह विकल्प डी है, अमृत का विष होता है। ठीक है, तो पीयूष का क्या होगा? विष ही हो जाएगा। मधुर का कटु हो सकता है। ठीक है, मधुर का विलोम क्या होगा? कटु होगा। ठीक, आगे चलेंगे। रामू बेहद गरीब है, एक शब्द है आपके पीछे, रामू बेहद गरीब है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। मतलब एक पर्यायवाची आपको देनी है, कौन सी पर्यायवाची इसके लिए सही होगी? तो पर्यायवाची बेहद गरीब, निस्सार, निर्धन, निर्बाध, निबद्ध। ठीक है, गरीब का जो पर्यायवाची होती है निर्धन होती है। ठीक है, क्या देना है? पर्यायवाची। ठीक, हमने विलोम नहीं देना है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, गरीब के लिए क्या हो जाएगा? गरीब व्यक्ति है, निर्धन है, गरीब का पर्यायवाची निर्धन होगा। ठीक है, निर्बाध, बंधन रहित, निबद्ध, बंधा हुआ अच्छी तरीके से, निबंध, निसार, जिसका सार। ठीक है, तो यह विकल्प आपका बी विकल्प सही होगा। रामू बेहद गरीब है, बेहद निर्धन है। आगे चलेंगे। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। इस शब्द का पर्यायवाची है अपर्णा। तो आप देखते हैं, औरत का है, देवांगना का है, आराधना का है, पार्वती का है। ठीक है, आराधना, देवांगना और औरत। तो औरत का पर्यायवाची साथियों आप लोग जानते हैं, स्त्री, वनिता, कांता, रमणी। औरत की पर्यायवाची स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला, है ना, ये होता है। देवांगना, देवांगना का पर्यायवाची देख लेंगे। मेनका, देवबाला, अप्सरा। ठीक, आराधना, पूजा, साधना, ठीक है, तपस्या इत्यादि आप लिख सकते हैं। ठीक है, अर्चना, ठीक, पूजा, पूजा, तपस्या, आराधना, अर्चना। और पार्वती का जो पर्यायवाची होगा गौरी, गिरजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी इत्यादि है। ठीक है, गौरी, रुद्राणी, भवानी, शक्ति, देवी इत्यादि हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। रुद्राणी लिखा हुआ है, भवानी, शक्ति, शिवी इत्यादि। आगे चलेंगे, तो आपका विकल्प डी होगा। अपर्णा भी इसी में ऐड कर लीजिएगा। आगे देखेंगे। आंख में अंजन, दांत में मंजन। तो वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? अर्थ पूछा गया है, किस अर्थ को व्यक्त करता है? आंख में अंजन, दांत में मंजन। मंजन मतलब मांजना होता है, अंजन मतलब क्या होता है? रात्रि होता है, काजल होता है, लेप होता है, माया होता है। कौन सा विकल्प सही होगा? काजल। ठीक है, आंख में काजल लगाया जाता है, ना कि लेप किया जाता है। लेप करते हैं काजल का? नहीं करते। और रात्रि का काला रंग होता है, अंधेरा होता है, लेकिन अंजन का मतलब केवल क्या है? काजल है। ठीक है, आगे चलेंगे। समश्रुत शब्द अली और अली शब्द का युग्म सही अर्थ क्या है? ठीक है, तो देखिए,
कंधा और हिस्सा, तो कंधा और हिस्सा है दसन, दर्शन, दमन और दामन, भावरा और सखी। इसमें 4 विकल्प दिए हैं। इसमें आपको क्या बताना है? समश्रुत शब्द है अली और अली, इसमें आपको बताना है कौन सा सही रूप है। तो अली और अली का क्या होगा? भावरा और सखी हो जाएगा। अंश और अंश का कंधा, हिस्सा, दमन, दामन। ठीक है, तो दबाना और साड़ी का किनारा। दर्शन मतलब दांत होता है, दर्शन माने देखना होता है। तो इसमें हम लोग युग्म देख लेते हैं। कंधा और हिस्सा, अंश, अंश और हिस्सा के लिए ये हाँ नहीं सही है। हिस्सा, हिस्सा के लिए क्या करेंगे? अंश। ठीक है, और के बाद दसन, दसन के लिए क्या? दसन का मतलब होता है दांत। ठीक है, या दंत। दर्शन, दर्शन मतलब देखना। अर्थ युग्म देख रहे हैं हम लोग, किस अली जो श्रुत शब्द हैं उनमें से किसका अर्थ समान है। ठीक है, तो ये हो गया, दसन का ये हो जाएगा। और इसके अलावा दमन और दामन। दामन का मतलब क्या होता है? आंचल होता है। और दमन मतलब दबाना। ठीक है, तो ये होता है। जबकि जो आपका प्रश्न है उसमें क्या है? भंवरा, भंवरा का क्या हो जाएगा? अली। और सखी के लिए क्या हो जाएगा? अली। तो जो विकल्प आपका है वो विकल्प कौन सा है? डी विकल्प सही होगा। ठीक है साथियों, आगे चलेंगे। वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। इस वाक्यांश के लिए यमुना जहाँ से निकलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो अस्ताचल नहीं कहेंगे। अस्ताचल किसको कहते हैं? जहाँ पर सूर्यास्त होता है, अस्ताचल कहते हैं। और उद्यांचल किसको कहते हैं? जहाँ से सूर्य का उदय हो, उदयाचल कहा जाता है। पूर्व दिशा को उदयाचल कहा जाता है, तो यह भी नहीं होगा। गंगोत्री, गंगा के निकलने का स्थान गंगोत्री है, जबकि यमुना के निकलने का जो स्थान है उसको यमुनोत्री कहा जाएगा। तो विकल्प आपका क्या सही होगा? यमुनोत्री। ठीक है, अस्ताचल सूर्य के अस्त होने का स्थान। अस्ताचल जिस जगह से सूर्य अस्त होता है अस्ताचल कहते हैं, जहाँ से उदय होता है उसको उदयाचल कहते हैं, सूर्य के उस उदय के स्थान को। और गंगा जहाँ से निकलती है गंगोत्री कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। बिना देख रेख का जानवर, यह वाक्यांश है। और इस के लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, वह शब्द कौन सा है आप बताएंगे। पालतू, जो पशु घर में पाले जाने वाले पशुओं को पालतू पशु कहते हैं। ठीक है, जंगली, जंगल में जो रहते हैं जंगली। खूंखार, जो आक्रामक होते हैं उनको खूंखार कहा जाएगा। खूंखार पशु, आक्रामक पशु, उसे खूंखार पशु कहें। अनेर, जो पालतू नहीं है, जिनकी देख रेख नहीं होती है, जो देख रेख बिना हो उन्हें हम लोग अनेर कहते हैं। ठीक है, तो विकल्प आपका सॉरी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण से परे मतलब बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाएगा? यह विकल्प यह प्रश्न है आपका संधि से संबंधित। ठीक है, प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो उससे संबंधित, अनुनासिक वर्ण से संबंधित हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो वर्ग का तृतीय वर्ण नहीं, वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण, उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण नहीं, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण नहीं। विकल्प जो है आपका
बी सही होगा। जैसे जो पंचम वर्ण होते हैं वो वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। पंचम वर्ण अंगा, इया, ड़, न और म, ये प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग के, ठीक है। तो चाहे का वर्ग हो तो अंगा हो जाएगा, क्या वर्ग होगा तो इया हो जाएगा, क्या वर्ग होगा तो उड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या वर्ग पेड़ा हो जाएगा, और ता वर्ग है तो ना, प वर्ग है तो क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे वाग है तो वांगमय हो जाएगा, जैसे गंगा है तो गंगा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। वांग में इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये परिवर्तन होता है, व के का के स्थान पर अंगा हो जाएगा, चा के स्थान पर यहाँ हो जाएगा, ट के वर्ण के स्थान पर अड़ा हो जाएगा, ता वर्ग के स्थान पर ना हो जाएगा, और पा वर्ग के स्थान पर माँ हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग को ध्यान से देख लेना है। किस युग में अशुद्धि है? देखिए आपके सामने कुछ समास दिए हुए हैं और उनसे संबंधित समस्त पद दिए हैं, ठीक है। इनमें से आपको अशुद्ध पहचानना है, कौन सा अशुद्ध है। तो साथियों इसमें आप लोग सबसे पहले पढ़ लीजिए, निम्न युग में क्या है, दाल रोटी है, दाल रोटी, दाल, और इसमें आप सीधे सीधे कर लीजिए, द्वंद्व समास है दाल रोटी में, ठीक है। सीधे सीधे कर लेते हैं, द्वंद्व समास है दाल रोटी में। और द्विगु समास है, द्विगु समास में क्या होता है, कोई भी पद जो होता है प्रारंभ में पूर्व पद वह क्या होता है, संख्या सूची होता है, संख्या सूची। किसमें, पूर्व पद संख्या सूची, ठीक है। तो किसमें होता है, ये द्विगु समास में होता है। तो यहाँ पर द्विगु समास है तो सही है यह, ठीक है। उसके बाद देखा जाए आजन, आ क्या है, यह एक प्रकार का उपसर्ग है और यह अव्यय, आ जो है अव्यय की तरह काम करता है, तो यह अव्ययी आ क्या है, अव्यय है, ठीक है। और इस आजन में लगा है तो यहाँ पर अव्यय के प्रयोग के कारण अव्ययी भाव समास सही है, ठीक है। तो यह भी नहीं होगा। इसके बाद है प्रतिवर्ष, देखिए प्रति क्या है, प्रतिवर्ष में देखिए प्रति क्या है, प्रति भी एक प्रकार से अव्यय है, ठीक है। क्या है, अव्यय है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो आप अव्यय होने के कारण क्या हो जाएगा, यह पूरा का पूरा पद अव्ययी भाव हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो इस अव्ययी भाव समास के कारण यह जो दिया गया प्रतिवर्ष कर्मधारय के हिसाब से ये विकल्प गलत है, तो आपका उत्तर जो होगा अशुद्ध वो यह हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका विकल्प डी सही होगा। आगे चलेंगे, कुछ प्रश्न 26 प्रश्न नंबर आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, आपको कौन सा वाक्य शुद्ध दिख रहा है इसको बताना है। तो देखिए महादेवी छायावादी कवयित्री थी, ठीक है। एक शब्द पकड़ लीजिए, कवयित्री थी, ठीक है, एक गलत हो गया यहाँ पर शब्द। दूसरा, अभी आप आओ मुझे मिलो, मुझे आपका दर्शन पाकर, ठीक है। तो दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पकड़ना पड़ेगा आपका। और रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, तो रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। देखिए साथियों आपके सामने तीन प्रकार की गलतियां हैं, जो कि कवयित्री इस प्रकार से लिखा जाता है,
ठीक है। जब भी आप आओ तो क्या है, मुझे नहीं होना चाहिए बल्कि मुझसे मिले। ठीक है। दूसरा चीज, दर्शन जो है कौन सा, किस प्रकार का शब्द है, यह बहुवचन का शब्द है, हमेशा बहुवचन में, तो आपका स्थान पर आपकी प्रयोग होगा। ठीक है। इस तरह से आपका इन 3 विकल्पों में गलतियां हैं, जो कि ये गलतियां हैं, इनको आप सही कर लें तो आपका सही हो सकता है। बल्कि आपका विकल्प जो डी है वह सही है। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ठीक है। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे चलें। विभाव के 2 प्रकार होते हैं। कौन से हैं वो विभाव? तो क्या है विभाव, किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए विभाव है क्या। तो जो मन में अस्थाई भाव होते हैं, उन अस्थाई भावों को रस दशा तक ले जाने के जो कारण होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। तो विभाव क्या है, स्थायी भाव को जगाने वाले जो होते हैं कारण, उन्हीं को हम लोग विभाव कहते हैं। और विभाव के 2 भेद होते हैं। ठीक है। वैसे देखा जाए तो रस में रस दशा तक पहुंचने के लिए स्थायी भाव को मुख्य रूप से विभाव होने चाहिए, अनुभव होने चाहिए और संचारी भाव होने चाहिए। इन सभी के योग से क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो स्थायी भाव होता है वो अपनी अंतिम अवस्था रस दशा तक जाता है। तो आपको विभाव क्या है, एक प्रकार से कारण है जो कि स्थायी भाव को जगाते हैं, और इनके 2 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? आलम्बन और उद्दीपन, ये 2 विभाव हैं। आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव, ये 2 विभाव हैं जो कि विभावों के प्रकार हैं। तो आपका ये आंसर विकल्प ए वाला सही होगा। स्थायी भाव जो होते हैं व्यक्ति के मन में अस्थायी रूप से पड़े रहते हैं, उनमें उनका यहाँ पर कोई मतलब नहीं। संचारी भाव क्या होते हैं, जो पानी में खौलते हुए पानी में बुलबुले की तरह उठते हैं और अत्यंत शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से संचारी भाव हमारे मन में अत्यंत शीघ्रता से उत्पन्न होते हैं और बहुत स्थायी नहीं रहते। इस वजह से उनको हम लोग संचारी भाव कहते हैं। अनुभाव क्या होते हैं, जो स्थायी भावों के पीछे पीछे उत्पन्न होने वाले हों, उनको हम लोग अनुभाव कहते हैं। कायिक, वाचिक और आंगिक, शारीरिक, इस प्रकार मानसिक अनुभाव होते हैं। ठीक है। और आलम्बन जो है वह विभाव ही है। तो इस प्रकार से आप देखें, आपका जो विकल्प ए होगा वह सही होगा। ठीक है। कमला में कौन सा गण रूप है? ठीक है साथियों, कमला में कौन सा गण रूप है? और यह जो गण है, गण को पहचानने के लिए हमारे पास एक, यह छंद शास्त्र का शब्द है गण, और इसको पहचानने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। ठीक है। सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ। यह माता राज्य भान। ठीक है। और लगा। ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 शब्दों का एक सूत्र है। क्या है? सूत्र है। इस सूत्र से इसी सूत्र से हम लोग गण निर्माण करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पे मात्रा लगा लेते हैं, और उसके बाद उसी मात्रा से 1 2, आप जानते हैं ये मात्रा किसकी है? एक खड़ी पाई लघु की मात्रा है, लघु मात्रा। और ये जो अवग्रह का चिन्ह है, इसे हम लोग गुरु मात्रा कहते हैं। ठीक है। तो गण निर्माण कैसे किया जाता है तो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। अब देखिए, गण निर्माण करना है हमको, एक वर्ण को लेकर के उसके आगे के 2 वर्ण पकड़ने हैं। ठीक है। तो यह गण सबसे पहले से शुरुआत करेंगे। यह गण, उसके बाद मगण,
सगण, रगण, जगण, भगण, के बाद नगण, उसके बाद सगण। अब एक बार गिनती कर लेते हैं। एक गण, दो गण, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है, 8 गण हो गए और 8 वर्णों के हिसाब से लघु और गुरु ये मात्रा है और ये दशमाक्षर है। ठीक है, दशमाक्षर है, शेष ये 8 होंगे। अब देखिए या के आगे 2 मात्राएं लगी तो ये या गण के लिए हम लोग कौन सी मात्रा लगाएंगे? या गण में कौन सी मात्रा होती है? एक डबल यस। म गण में तीनों क्या हो जाएगा? डबल यस। सगण में क्या हो जाएगा? 2 यस और 1 लघु। उसके बाद रगण में 1, जगण में भगण में नगण में और सगण में 1, 2 लघु 1 गुरु। ठीक है, अब देखिए इन सभी को आप ऐसे नोट कर लेंगे और ये तरीका है मात्राओं गण बनाने का। साथ ही आप देखिए कमला में कौन सा गण लगा है, तो आप जानते हैं कमला में कमला, मात्राएं लगा लीजिए और पता हो जाएगा कि कौन एक एक मात्रा कहाँ पर है। एक एक मात्रा यहाँ सगण में है, तो अगर देख लीजिए आपके विकल्प में कहीं सगण है तो वहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को तैयार कर लेना है। आगे चलेंगे। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, ये सेवक सचिव सुमंत लगाए, सेवक सचिव सुमंत, ठीक है, बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? साथियों इस पंक्ति में आपको अलंकार पहचानना है। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय का उपमान से भेद रहित तुलना की जाए। ठीक है, भेद रहित आरोप मान लिया जाए। ठीक है। अनुप्रास, जहाँ वर्णों की व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। उपमा अलंकार में क्या होता है? दो उपमेय और उपमान के बीच में सादृश्यता या तुलना का बोध होता है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। और इसके 4 प्रमुख अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है। यमक अलंकार क्या होता है? यमक मतलब होता है युग्म और शब्दों के युग्म। ठीक है, 2 शब्द हों और उनका अलग अलग अर्थ निकलता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं कि म स स 2 वर्णों की, म की आवृत्ति और स वर्ण की, इन 2 वर्णों की आवृत्ति देखने को मिल रही है। ठीक है, इनकी आवृत्ति देखने को मिल रही है ना। म और स की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो म और स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ये वर्ण कैसे हैं आप जानते हैं? ये वर्ण व्यंजन वर्ण है। कैसे वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। जब भी व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है तो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति को ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति को ही अनुप्रास अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं।
तो ये है आपका विकल्प, जहाँ पे होगा विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी सही होगा और 29 का आपको विकल्प बी लगाने हैं। ठीक है, काव्य रीति के कितने भेद होते हैं? काव्य रीति के कितने भेद होते हैं? रीति का मतलब क्या होता है साथियों? सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, रीति का किसी कार्य को करने का जो तरीका होता है, जो शैली होता है, जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? रीत कहते हैं। तो कविता करने का भी कुछ तरीका है, कुछ रीतियां हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ शैलियां हैं। उन्हीं शैलियों को क्या कहते हैं? काव्य रीति कहते हैं। हिंदी साहित्य में काव्य की 3 प्रमुख रीतियां प्रसिद्ध हैं। ठीक है, पहला है काव्य रीति, 3 प्रमुख हैं। ठीक, गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली। ये गौड़ी रीति, वैदर्भी रीति और पांचाली रीति, ये 3 रीतियां हैं। इन 3 रीतियों से ही हिंदी काव्य साहित्य में काव्य का निर्माण किया जाता है। तो काव्य रीति के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अच्छा, काव्य रीति जो है तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इन सब चीजों पे भी आप लोग विचार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा और साथ ही आपके तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो रीति संप्रदाय के जैसे प्रवर्तक हुआ कौन है, के अलावा कौन से इसके अलावा भी और कौन से संप्रदाय हैं? जैसे रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो हैं वामन रीति, वामन ऋषि। ठीक है, वामनाचार्य जो हैं वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, आचार्य मुनि वामन। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इस चीज को। होनहार विद्वान की होत चीखने पात। देखिए आपके सामने एक लोकोक्ति लिखी हुई है और इस लोकोक्ति में आपको निम्न अर्थ, निम्न में से कौन सा अर्थ निकल रहा है इसको देखना है। होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता है या नहीं होता है? होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरों के दोष निकालता है या नहीं होगा? होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता है, यह भी नहीं, इस चीखने पास से इसका संबंध नहीं होता है। होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई देती है। ठीक है, तो होनहार जो व्यक्ति है वह बचपन से ही उसके अलौकिक कार्य होते हैं। इस प्रकार से आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना एक लोकोक्ति है, इसका उचित विकल्प अर्थ का बताना है। बिल्ली को सजाना, बिल्ली को सजाने के लिए कोई घंटी बांधता नहीं। ठीक है, घंटी सुनने के लिए, मजे लेने के लिए नहीं होगा। अपने को संकट में डालना, ठीक है, बिल्ली को क्रोधित करना, यह भी नहीं। अपने को संकट में डालना, इसका उचित अर्थ है इस लोकोक्ति का कि बिल्ली के गले में घंटी डालना अर्थात अपने को संकट में फंसाना या डालना। ठीक है, हिंदी साहित्य को कालखंडों में विभक्त किया गया है। कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है हिंदी साहित्य को? हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी का जो साहित्य है कितने खंडों में विभक्त किया गया? तो हिंदी के साहित्य को आप लोग जानते हैं 4 खंडों में विभक्त किया गया है। ठीक है, कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? देखेंगे तो आपको 4 कालखंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से? प्रमुख रूप से नोट कर लेते हैं। आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल,
तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। ठीक है, ये 4 कालखंड है, इन 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो आपका विकल्प बी होगा। ठीक, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सामने एक गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न है, उनके उत्तर देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है, जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें हम बड़े होते हैं, शिक्षा पाते हैं और सांस लेते हैं। हमारा अपना राष्ट्र कहलाता है और उसकी पराधीनता व्यक्ति की परतंत्रता की पहली सीढ़ी होती है। ऐसे ही स्वतंत्र राष्ट्र की सीमाओं में जन्म लेने वाले व्यक्ति का धर्म, जाति, भाषा या संप्रदाय कुछ भी नहीं। आपस में स्नेह होना स्वाभाविक है। राष्ट्र के लिए जीना और काम करना, उसकी स्वतंत्रता तथा विकास के लिए काम करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त है देश को प्राथमिकता, भले ही हमें स्व को मिटाना पड़े। महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि के कार्यों से पता चलता है कि राष्ट्रीयता की भावना के कारण उन्हें अनगिनत कष्ट उठाने पड़े, किंतु वे अपने निश्चय में अटल रहे। व्यक्ति को निजी अस्तित्व कायम रखने के लिए पारस्परिक सभी सीमाओं की बाधाओं को भूलकर कार्य करना चाहिए, तभी उसकी नीतियाँ रीतियाँ राष्ट्रीय कही जा सकती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। जब जब भारत में फूट पड़ी तब तब विदेशियों ने शासन किया, चाहे जातिगत भेदभाव हो या भाषागत। तीसरा व्यक्ति उससे लाभ उठाने का अवश्य यत्न करेगा। आज देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। कहीं भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा है तो कहीं धर्म या क्षेत्र के नाम पर लोगों को निकाला जा रहा है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। आम आदमी अपने अहम में सिमटता जा रहा है। फलस्वरूप राष्ट्रीय बोध का अभाव परिलक्षित हो रहा है। यदि हमारे राजनेता अपने स्वार्थ के लिए संस्कृत के इस मूल संदेश को भूलकर देश की जनता को गलत दिशा देंगे, तब देश के अंदर अस्थिरता, फूट, अंतर्विरोध, गृह युद्ध जैसे हालात जन्म लेंगे और इसका फायदा अन्य बाहरी देशों को होगा। अतएव एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें इस बात को गहराई से समझते हुए तुच्छ मतभेदों को त्याग कर अपने मत का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे चुने गए हमारे प्रतिनिधि राष्ट्र के लिए निर्माणात्मक दिशा से दे सकें। जाति, भाषा और धर्म से ऊपर उठकर और नेताओं के भाषणों से प्रभावित हुए बिना हमें विवेकपूर्ण देश के उत्थान में अपना सहयोग देना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्या प्रश्न है। देखिए, राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं? इसमें राष्ट्र क्या है, सांस्कृतिक क्या है और विरासत क्या है, इसको हमको देख लेना है। तो 34 का कौन सा प्रश्न संख्या सही होगा? तो आप देखिए, राष्ट्र क्या है? संज्ञा है। राष्ट्र क्या है? संज्ञा है। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक क्या है? विशेषण। और विरासत, विरासत शब्द क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो विरासत, सांस्कृतिक और राष्ट्र, तो संज्ञा, विशेषण, संज्ञा, तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि हुई है? अंतर्विरोध में कौन सी संधि है? अंतः विरोध दो शब्द से मिला है, तो अयादि संधि है, पूर्व रूप संधि है, हल संधि है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि होगी। और जिसका कि अंतः धन विरोध, ठीक, संधि विच्छेद होगा। ठीक, संधि विच्छेद क्या है? अंतःधन विरोध। ये जो विसर्ग है इसी का र हुआ, र का
आप जो प्रयोग रेफ रूप में करते हैं उस रूप में हुआ है, तो अंतर्विरोध हुआ। अयादि संधि में एचो अवयव से अयादि संधि होता है। अयादि संधि देखिए, अयादि में होता क्या है कि अय आय अव आव, यह परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन होते हैं। तो ए का किसका, ए का अय हो जाता है, और अय का, अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है, और अय का क्या होता है, आय हो जाता है। ओ का क्या होता है, अव हो जाता है, और अव का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। ठीक है, ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, तो इस चीज को देख लीजिएगा आप लोग एक बार। एचो संधि होती है अयादि संधि। पूर्व रूप एक संधि संस्कृत की संधि है, जिसमें कि अवग्रह का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, और संस्कृत में ही हल संधि होती है, जो कोई हिंदी में व्यंजन जिस संधि को कहा जाता है, उस संधि को संस्कृत में हल कहते हैं। और अच संधि जो स्वर संधि है अपने हिंदी में, जिसको कि स्वर संधि कहा जाता है, वह अच संधि के नाम से जानी जाती है, और संस्कृत में व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और साथ ही आगे चलेंगे। व्यक्ति की दृष्टि से कब, व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है। पैराग्राफ पढ़े हैं आप, उसमें देखिए, जब व्यक्ति राष्ट्रीयता को स्व से ऊपर उठ करके देखने लगता है, जब व्यक्ति राजनेताओं के भाषणों से प्रभावित होकर विवेक पूर्वक उनको वोट देता है, जब व्यक्ति धर्म जाति कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है, जब राजनेता जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वायदे करते हैं। तो विकल्प इसमें देख लीजिए साथियों, 36 का सी विकल्प होगा। हमने इस चीज को पढ़ा, धर्म जाति कुल आदि को प्रमुख नहीं मानना है, प्रमुख मानेंगे तो हम लोग संकीर्णवादी हो जाएंगे। ठीक है, तो विकल्प सी आपका सही होगा। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हम क्या कर्तव्य करें। अच्छे जागरूक नागरिक हैं तो कौन सा कर्तव्य हमारा होना चाहिए। तो हम लोग जागरूक नागरिक होने के क्या कर्तव्य हैं, प्रमुख रूप से उनको पढ़ लें। धर्म जाति भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। एक कर्तव्य यहाँ दिया हुआ है। पहला, हम अपनी जाति संप्रदाय और बिरादरी के उत्थान का ध्यान रखते हुए मतदान करें। एक विकल्प ये है। सभी राजनेता एक जैसे ही होते हैं। क्या होता है, सभी राजनेता एक जैसे ही होते हैं, इसलिए किसी को भी वोट नहीं दें। ठीक है, अंतिम जो विकल्प है, हम नेताओं के भाषणों को बिल्कुल भी नहीं सुने और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नेता को वोट दें। ये तो आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सबसे जो उपयुक्त विकल्प है वह विकल्प है ए। धर्म जाति भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। यह विकल्प सबसे समीचीन जो विकल्प है वह है, और यही आपका आंसर भी होगा। तो आज हम लोग साथियों 37 प्रश्नों की यह श्रृंखला लेकर के दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ में आपके समक्ष था, और आशा करता हूँ ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, और मैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ कल उपस्थित होऊंगा आपके समक्ष पुनः। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।